नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी वर्मा। डायबिटीज जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में सबसे आम है। शुगर का हर 5वां मरीज हमारे देश में है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव और बीमारी हो जाने पर इसको नियंत्रण में रखने के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज शो में बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज की। डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जहां एक और टाइप 1 डायबिटीज कम उम्र में मरीजों को जकड़ लेती है, क्योंकि अक्सर इसकी शुरुआत बचपन में ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज का संबंध वयस्कों से ही माना जाता है। आज टाइप 2 डायबिटीज कम उम्र के लोगों के लिए भी खतरा बनने लगा है। मोटापा, हाइपरटेंशन और तनाव उन्हें जिन खतरनाक स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ढकेल रहा है, डायबिटीज उनमें से एक है। आखिर बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इस चिंताजनक स्थिति के पीछे क्या कारण है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? आज शो में बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अनुजा अग्रवाल। आप सीनियर डाइटिशियन हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, एम्स में। एंड डॉक्टर अमित खुराना, आप डायरेक्टर हैं फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन्स प्रोग्राम, CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात शुरुआत करना चाहूँगी। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ कितना बड़ा खतरा है, और ये अगर इस ट्रेंड को थोड़ा सा आकलन लगाएं कि कितना रीसेंट है जब हमने जाना कि अब टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ अडल्ट्स तक ही सीमित नहीं है, ये बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़, जैसा मैं जानता हूँ, पहले सुनने में आता था मेडिकल एक्सपर्ट से कि ये सिर्फ अडल्ट्स तक सीमित है। पिछले कई सालों से ये रिसर्च पेपर्स भी देखने को मिलते हैं और डॉक्टर्स भी बात करते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी बात करते हैं, जो पर्टिकुलरली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अब उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ जब दिखती है तो एक कम उम्र में दिखने लगी है, और अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ एक रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है। तो क्लियरली ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे अंदाज से ये कहना कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल, इन सब के वजह से इसकी शायद इसकी प्रेवलेंस जो कहते हैं वो बड़ी है। एक बात जो अनुजा जी कही जाती है कि डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, दोनों के ही कॉजेज़ जो होते हैं, दोनों के रीजंस जो हैं वो जेनेटिक होते हैं, और टाइप 2 खास तौर पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। लेकिन बच्चों पे इसका असर होना ये बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करता है, ना सिर्फ बच्चों पर बट फैमिलीज़ किस टाइप का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रही हैं और पेरेंट्स क्या कर रहे हैं इसको लेकर के। देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर ही समझते थे कि जेनेटिक ही है, क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते थे कि टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसको 60 साल की उम्र के बाद हुआ है, जब वो रिटायर हो गए हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटापा बढ़ गया है और आपके खान पान में भी फ़र्क आ गया है, तो वो ट्रिगर है कि, और वो जेनेटिक है, आपके फैमिली से चलता रहा है। लेकिन आज के समय में हम इसको जेनेटिक बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री है। ओबेसिटी बच्चों में भी बड़ों में भी, एब्डोमिनल ओबेसिटी इसके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले 2 डिकेड्स, मतलब 2 डिकेड्स में टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम देखा जाता था, लेकिन सडनली इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ हम थोड़ा थोड़ा देखने लगे हैं, जो कि डेफिनेटली इसका जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी ही है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक भारत के अंदर कुल 100 मिलियन पेशेंट्स होंगे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होंगे, और इनमें भी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार होंगे। बिल्कुल ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम इस पे रोक नहीं लगाते और अभी हम स्टेप्स नहीं लेते, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेते, तो डेफिनेटली वही होना है। और जिस रफ्तार से हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ बढ़ा है, और फ़िक्र यही है कि अभी हम थोड़ा देख रहे हैं, अभी भी अनकॉमन है बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन डायग्नोस हो रहा है। सो अभी हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और जब हम कह रहे हैं कि डायग्नोस हो रहा है, क्या ये अर्ली साइंस आने पे डायग्नोस, मतलब तब ये चेतना आती है कि अब दिखाना ज़रूरी है डॉक्टर को, या एक प्रिवेंटिव मेजर भी है जो परिवारों में लिया जाता है? रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की बातें आजकल बहुत की जाती हैं। आपको लग रहा है कि फैमिलीज़ में उस टाइप की जागरूकता है, उस टाइप की अवेयरनेस है? पहले से ज़्यादा है। मतलब हम ये देखते हैं कि अगर कोई गांव से भी आ रहा है, अगर हम उनसे पूछें कि आप हॉस्पिटल क्यों आए, तो वो इस बात के लिए जागरूक हैं कि मेरे बच्चे का वज़न थोड़ा ज़्यादा है,
और लोगों से। हमने ये देखा, ये ज़्यादा है। सो ये जागरूकता है लोगों में, और इस वजह से वो आते हैं डॉक्टर के पास, चेकअप कराने के लिए आते हैं। कई बार इट्स सिंपल ओबेसिटी है और उसको हमें कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, और परिवारों की भी इसमें हमें काउंसलिंग करनी है कि अगर एक बच्चा है तो औरों पे इसका प्रभाव, जिस तरीके का वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो सभी को चेंज करना है। और टाइप 2 डायबिटीज़ इसी के दौरान रूटीन चेकअप्स में ही निकल के आती है बच्चों में। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये कि डायबिटीज़ को अक्सर हम लिंक करते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जैसे कहा जाता है, जीवन शैली से रिलेटेड है, और ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है। अब ज़रा देखते हैं कि बच्चे ऐसा क्या खा रहे हैं, या ऐसे कौन से खाने को लेकर के वो एक्सपोज्ड हैं कि वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इस पर कुछ बताइए मुझे। देखिए, खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है डायबिटीज़ के लिए माना गया है, इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये तीनों आते हैं। खाना एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। खाने के अंदर मुख्यतः 3-4 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई हैं वो हैं शुगर, सॉल्ट और फैट। ये 3 चीज़ों की मात्रा जो है बड़ी, ये कहा जाता है कि ये मोटापे को भी और इस पूरे सिंड्रोम को, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी लिंक किया जाता है, ये तीनों चीज़ें उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये ध्यान दें कि पिछले कुछ समय में बच्चे ज़्यादा क्या खा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पैकेज फूड जो है, जो कि काफ़ी हद तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसमें केमिकल्स के टेस्ट को छुपाने के लिए, वो ज़्यादा खाने में पैलेटेबल अच्छा हो उसके लिए, उसमें चीनी और नमक की मात्रा और फैट की मात्रा बढ़ाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो किसी निर्माता ने, किसी कंपनी ने बना दिया वैसे ही खाना होता है। नेक्स्ट लेवल क्या है, अब आप उसको पैकेज इतने रंगीन ढंग से करते हैं कि बच्चे बड़े उससे लुभान्वित हो जाते हैं। बच्चे इतनी आसानी से उनसे डिसोशिएट नहीं कर पाते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब पैकेजिंग के बाद बात आती है एडवर्टीजमेंट कैसे होती है उसकी। हम देख रहे हैं सेलिब्रिटीज़ भी इंडोर्स कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्स जिनको बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो कि प्योर एम्प्टी कैलोरीज हैं, वो आके ऐसे बोलते हैं कि देखिए ये पीजिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा ही जो पूरा एक्सपीरियंस है, तो वो फील गुड फैक्टर ऐसे बनाया जाता है कि ये पीना एक ठीक बात है और ये सही है, और उसको एक हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ वो एक अलग ही, और वो भी है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ किस तरह से प्रोसेस फूड हमारे जीवन में, पर्टिकुलरली बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, या हमारे जीवन में आ गया। उसकी वजह से हम घर का खाना कम खा रहे हैं, बैलेंस खाना कम खा रहे हैं, और प्रोसेस फूड जो कि इम्बैलेंस है, जिसमें चीनी, फैट और फाइबर भी इनफैक्ट कम है, और नमक बहुत ज़्यादा है, ये खा रहे हैं। तो क्लियरली देखा गया है कि जैसे जैसे प्रोसेस फूड की कंजम्पशन बढ़ती है किसी सोसाइटी में, उसमें ओबेसिटी बच्चों में होने के चांसेस, जो आगे जाके हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके बहुत वो कारण है। तो ये खाने का जो रिलेशन है, प्रोसेस फूड का रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। एंड आमतौर पे अगर हम ये कहें कि ओबेसिटी के ये वाले जो खाने पीने से रिलेटेड ट्रेंड्स हैं, ये लगभग कितने साल की उम्र के बच्चे को पर से दिखने शुरू हो जाते हैं? क्या ये बहुत अर्ली एज में 5-6 साल के बाद से ही शुरू हो सकते हैं, या कैसे? मैं तो यहाँ तक सुनता हूँ कई पीडियाट्रिशियन से कि बच्चे तो बहुत शुरुआत में ही 2-2.5 साल में ही, बिकॉज वो जो मिल्क फूड ले रहे होते हैं उसमें भी अपने आप में अच्छी खासी चीनी होती है, तो वहाँ से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। अनुजा जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये तो बिल्कुल ही एक ज़ीरो, जब बच्चा पैदा होता है, क्यों इतनी ज़्यादा सरकार इस पे ज़ोर दे रही है आजकल कि आप ब्रेस्ट फीडिंग पे इतना ज़ोर दे रही है कि आपने टॉप मिल्क नहीं शुरू करना है, और ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नो वाटर ऑल्सो टिल 6 months ऑफ एज। तो ये सारी शुरुआत अगर हम ऊपर की चीज़ों की करते हैं उस समय पे भी, तो ये बच्चों का टेस्ट ही बदल देगा, राइट? उसी से शुरुआत हो जाती है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे जाते हैं, फिर आप प्रोसेस फूड बच्चों को इनिशिएट करेंगे तो नेचुरल टेस्ट बच्चों को नहीं रहेगा। आप जैसे उसकी फाउंडेशन बनाएंगे बच्चे की फाउंडेशन वही बनेगी। तो आपने नेचुरल टेस्ट ही लेना है। ऑब्वियसली प्रोसेस फूड इज मेड, उनको बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाया गया है, और बॉडी का जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम है, उस पर इसका असर पड़ता है। उस पर ये जोर है कि आप घर का खाना दें,
और घर का ही टेस्ट लगाएं। इवन जो बेबी स्टेप शुरू में लेते हैं वो उसका स्वाद भी बच्चे को नेचुरल ही होना चाहिए। तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। अगर आप इसको ट्रैक करके देखें पीछे कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब शुरू की थी तब आप क्या देते थे बच्चे को, तो शुरुआत वहीं से होती है। आप बिल्कुल आसानी से उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार बना सकती है और बना रही है। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डायबिटीज तब होता है जब शरीर रक्त में शुगर की मात्रा का प्रबंधन नहीं कर पाता। तो क्या बहुत ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो सकता है? ये सवाल आपके दिमाग में कई बार उठा होगा। ये याद रखना जरूरी है कि हमारे स्वास्थ्य पर चीनी के असर की चर्चा अधूरी है अगर हम उन तरीकों को अनदेखा करें जिस प्रकार से हम चीनी या यूं कहें कि मीठा खाते हैं। बेकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले एडेड शुगर जैसे कास्टर शुगर हो या पेय पदार्थ में मिलाई जाने वाली चीनी या फिर रेडीमेड या डिब्बा बंद खाने की चीज़ों में इस्तेमाल की गई चीनी यानी कंसील्ड शुगर भी हमारे लिए खतरनाक है अगर इसका बेलगाम इस्तेमाल हो। क्या चीनी एक धीमा जहर है जो हमें और हमारे बच्चों को डायबिटीज़ जैसी बीमारी की ओर धकेल रहा है? डॉक्टर खुराना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चीनी को लेकर के हम सब बड़े अलर्ट हैं, स्पेशली जब ये ट्रेंड्स सुनते हैं और जब जानते हैं कि डायबिटीज़ इस तरह से फैल रहा है, लगभग हर घर में एक मरीज़ निकल आता है। लेकिन क्या चीनी ही है जो सारी बीमारियों की जड़ है? चीनी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, मगर चीनी अकेला नहीं है। इसमें फ़ैट की बात भी होती है, किस तरह का फ़ैट है, क्या वो ट्रांस फैट है, वो भी बात होती है। और इसमें सॉल्ट की बात भी होती है। जैसा कि मैंने कहा, ये डायबिटीज़ एक सिंड्रोम का पार्ट है। इसमें हाइपरटेंशन भी आती है, इसमें ओबेसिटी भी है, तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। तो क्लियरली सिर्फ चीनी नहीं है, लेकिन चीनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो खाने जिसमें सिर्फ चीनी है, जिसमें कोई कुछ और है नहीं। जैसे कि शुगर स्वीटन बेवरेज, कोला ड्रिंक, फिज़ ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, एम्प्टी कैलोरीज इसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन नहीं है इनमें। चीनी का एक और बहुत अजीब सा बड़ा ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो थोड़ा इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। वो ये है कि जब आप चीनी ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगती। तो अच्छा खाना जो अगर आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया, उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन थी, जो आपको भूख थी एक बैलेंस घर का खाना खाने की, मील लेने की, वो खत्म हो जाती है। तो ना सिर्फ आप खराब खाना खा रहे हैं, बल्कि आप अच्छा खाना खाने का चांस जो है वो गवा रहे हैं। तो पूरा जो आपका न्यूट्रिशन है ना, वो ज़्यादा चीनी से पर्टिकुलरली बहुत खराब हो जाता है। तो अनुजा जी, अगेन ट्रेंड्स पे जाते हैं। क्या ये ज़्यादातर ये जो रुझान है वो बेवरेजेस की तरफ ज़्यादा होता है, या ये जो इस टाइप की जो ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनको लेकर ज़्यादा है? क्योंकि मानते हैं कि आजकल के बच्चे मतलब चिप्स और कोला या चिप्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये बोलूँ कि सिर्फ ये मिथ है कि हमने बहुत ज़्यादा चीनी खाई तो आज हमें डायबिटीज़ हो गई, ये मिथ है। क्योंकि चीनी मतलब ऊर्जा। अगर उसको ऊर्जा को आप सही कामों में लगाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, तो वो खर्च भी होगी। तो अगर आपने ऊर्जा खाई है तो खर्च करना बहुत ज़रूरी है, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खर्च नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है। तो उस केस में अगर हम चीनी खाते रहते हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका वेट बढ़ेगा।
और वही इसी के साथ साथ जो कंधे से कंधा मिला रहे हैं वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें कोई फाइबर नहीं है। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है, जो ब्लड शुगर रिस्पॉन्स टू कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हाई है इन लोगों में, इन चीज़ों में। तो जैसे मैदा है, फाइबर वाली चीज़ें जिसमें फाइबर नहीं है, मैदा है, या फिर छिलका नहीं है, सब्जियां नहीं हैं उसमें, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, हेल्दी चीज़ों का, वो एक कारण है। और फैट, ओके, तो हाई शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड हाई सॉल्ट, ये पूरा मिला के ही हमारे, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, ये जंक फूड इसलिए बोला जाता है कि ये हमारी बॉडी को जंक ही दे रहा है। अब इसमें भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि बहुत लोग ये मानते हैं कि जो खाना आपने, जंक फूड यानी 2-3 कैटेगरीज हैं, अब उसमें आप एक कैटेगरी में पिज्ज़ा, बर्गर्स डाल देते हैं। आप ये नहीं देखते कि जो पैकेज्ड फूड आ रहा है वो भी जंक की कैटेगरी में है, उसको जंक नाम दिया गया है, यही अपने आप में सोचने का इशू है। बट डॉक्टर खुराना, आपने अभी कहा कि जैसे हम हमेशा कहते हैं अवेयरनेस की होती है, लेकिन इसको लेकर के किस किस्म की पहल की गई है? क्या हमें उतनी जानकारी होती है जो सामान हम ले रहे हैं या जो बच्चों को खिला रहे हैं उसके बारे में, कि उसमें कितना सॉल्ट है, उसमें कितना शुगर है या कितनी कैलोरी है? क्या इसको लेकर के पहला तो ये कि इन्फॉर्मेशन कितनी है हमारे पास, और फिर अवेयरनेस कितनी है? ये आपका सवाल बहुत जायज़ है, बहुत वाजिब है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किस तरह की जानकारी एक मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को दे, उसमें हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको हेल्प करना है कि कंज्यूमर को इजी टू अंडरस्टैंड लेबल मिले। अब उन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला है जो कि एक दुनिया की अच्छी प्रैक्टिसेस को मिला के सॉल्ट की बात भी कर रहा है कि हाँ बताना चाहिए, ना सिर्फ एक अच्छा लेबलिंग सिस्टम बना रहा है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन फैक्ट लेबलिंग सिस्टम, मगर वो फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की बात भी कर रहा है, यानी कि एक ऐसा सिंबल या कलर कोडेड सिंबल जो बड़े क्लियरली विजुअली आपको बता दे कि इस खाने में चीनी कितनी है, इस खाने में फैट कितना है, इस खाने में ट्रांस फैट कितना है। क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज का भी अपना स्टैंड होता है कि कंज्यूमर्स खुद डिमांड करें कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, भारत में इसकी और इम्पोर्टेंस है। हमारे सब लेबल्स बहुत फाइन प्रिंट में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश सब लोग नहीं जानते। तो जो एक फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग मैं कह रहा हूँ कि रेड मार्क दे दिया, ये रेड कलर फूड है, ये बताना, ये ऐसे है जैसे वेज और नॉन वेज का मार्क बहुत सक्सेसफुल हुआ है हमारे देश में। उसने लिटरेसी बैरियर और लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम किया है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एक ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कॉम्प्रिहेंड फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग सिस्टम को लाना, जो क्लियरली बताए इस पैकेज में कितनी चीनी है, कितना वो है, कितना फैट है। और तो फैमिलीज के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी, जिनकी जिम्मेवारी है ये देखना कि मार्केट में कैसी प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिव हैं, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में चर्चा जारी रहेगी। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। टाइप 2 डायबिटीज की जल्द शुरुआत हृदय और गुर्दे से जुड़े लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का कारण बन सकती है।
मोटापा बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा देता है। ऐसी दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए इलाज के साथ साथ खान पान की आदतों में सुधार और जीवन शैली में बदलाव उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुजा जी, आप FSSAI के पैनल का भी हिस्सा हैं। जो बात अभी पिछले सेगमेंट में हो रही थी लेबलिंग को लेकर के, उसको लेकर के किस किस्म की सतर्कता देखने को मिलती है FSSAI? जैसे कि अमित जी ने बोला कि डिले हो गया है, डेफिनेटली थोड़ा डिले हुआ है, बट उसकी अपनी समस्याएं हैं। आई थिंक इंटरनली दे रेगुलेटर्स की ये कोशिश रहती है कि हार्मोनाइज हो, जितने भी कोई भी चीज़ होती है सब पब्लिक डोमेन में होता है, एंड उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। वो बहुत लंबे एजेंडाज कई बार होते हैं कि उस क्वेश्चंस को हमें सॉर्ट आउट करना है कि इस चीज़ को हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। उन चीज़ों में काफ़ी देर हो जाती है, एंड एक आई थिंक प्रोटोकॉल के तहत काम करना होता है कि इतने समय पहले मीटिंग हुई, नेक्स्ट मीटिंग कितने समय के बाद होगी, मिनट्स आएंगे, तो उन सब प्रोसेस में डेफिनेटली थोड़ा टाइम हो गया है। उसके दौरान जो चीज़ें अप्रूव होती जा रही हैं उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी FSSAI ने बहुत किए हैं। बट एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि टुकड़ों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, लेबलिंग में इन्होंने फोर्टिफिकेशन का एक लोगो, ये डिफरेंट लोगोस पे जो काम हुआ है, आई थिंक वो बहुत कंज्यूमर्स फ्रेंडली हैं और काफ़ी अच्छी तरह कंज्यूमर ने उसको अडेप्ट किया है और समझ भी आया है लोगों को। एंड जैसे इन्होंने बात की रेड कलर कोडिंग, एंड इस पे भी बहुत फोकस्ड काम उसके ऊपर हो रहा है। सो आई एम श्योर वेरी सून, मतलब अमित जी को शिकायत नहीं रहेगी इन चीज़ों की और किसी को नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो साथ साथ चल रही है पैरेलली, जिस पर अमित जी आपने भी पहले कहा कि एडवर्टाइजमेंट्स जारी हैं, और स्कूल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को शायद समझाया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, और स्कूल कैंटीन्स में भी इस टाइप का जो सामान है उसकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के माहौल कैसा दिख रहा है? क्योंकि जब तक कि हम कोई देखेंगे गाइडलाइंस बन के आएंगी या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये सब जारी रहेगा। तो जंक फूड की अवेलेबिलिटी स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहा है। दुनिया में बहुत कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 2013 में एक कमेटी थी, उस FSSAI ने के थ्रू बनी थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट एक केस के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, FSSAI ने इस कमेटी को लीड किया था, और इस कमेटी में मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, पीडियाट्रिशियंस थे, इंडस्ट्री भी थी, और सब ने क्लियरली एक रिपोर्ट दी थी जिससे साफ निकल के आ रहा था कि ये रेड कैटेगरी के फूड हैं जो कि स्कूल में नहीं होने चाहिए। अनुजा जी, सबसे ज़रूरी है जानना कि अच्छी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं और किस किस्म का सुधार लाने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं कि हमें बैक टू बेसिक्स जाने की ज़रूरत है, फ्रूट्स और बाकी चीज़ों को ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, क्या रेकमेंड करना चाहिए? अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें तो एक प्लेट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 1/3 में डिवाइडेड है एक प्लेट। तो 1/3 पोर्शन आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से होना चाहिए, 1/3 पोर्शन आपका साबुत अनाज है, फाइबर वाली चीज़ें हैं। हम कार्बोहाइड्रेट सोसाइटी हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा काफ़ी जंक में होता है, और 1/3 जो बाकी का बचा वो प्रोटीन्स होना चाहिए। सो अगर ये हम बैलेंस करें अपने डाइट में, जिसमें कि आजकल हम बच्चों में देखें तो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स का टेस्ट नहीं है, खाना नहीं चाहते हैं, तो वो फाइबर मिसिंग है। फ्रूट्स कई बार अफोर्डेबल भी नहीं होते, तो कई लोग नहीं ला सकते, तो इतना उसमें इन दोनों में आपस में वन कैन एक्सचेंज कि फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या दोनों चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या चीज़ें हम अपने खाने में जो कि ज़्यादा पौष्टिक हैं, वो साबुत अनाज, एक तो घर वाली चीज़, घर की चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करें, पोर्शन साइज़ कंट्रोल्ड हो, और आपके मील गैप्स जो होते हैं, मतलब बहुत सारा खाना एक साथ खाना इज़ नॉट हेल्दी। आप थोड़ा थोड़ा करके आप 6 बार में खाएं, 3-3 घंटे का गैप रखें। वही मैं जब पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं तो हम यही देखते हैं कि जब आपका स्कूल का टाइम होता है और रिसर्च का टाइम होता है, यूजली वो 3 घंटे का गैप होता है। तो हमारी बॉडी बनाई ऐसे गई है कि हम हर 3 घंटे के अंदर जो हमारा पिछला खाना है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हम 3 घंटे के बाद ही खाना खाएंगे। सो निबलिंग बीच में ना करें, पोर्शन साइज़ पे कंट्रोल करें। हमारे 3 मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड उसके बीच में 2 या 3 स्नैक्स करें जो कि छोटे मील होते हैं। यूजली क्या होता है, बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं खाते, वो एक मिसिंग है, और मिड मील जो उनका होता है रिसेस में वो बहुत ज़्यादा बड़ा मील खाते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। ब्रेकफास्ट हैज़ टू बी गुड, वो अच्छा होना चाहिए, मिड मील छोटा होना चाहिए,
थोड़ा सा होना चाहिए, एंड वो भी जंक फूड से भरा नहीं। आप कोई भी मील, चाहे वो स्नैक्स हो चाहे मील्स हो, उसको आप जंक फूड से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। जंक फूड कुड बी, जो बहुत पसंदीदा चीज़ें हैं, वो एक तरीके से 15 या 1 मंथ में एक फीस्ट के तौर पे पूरी फैमिली कर सकती है, लेकिन उसको हम डेली मर्रा में हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो साबुत अनाज, साबुत दालों का प्रयोग, मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट, वो करना चाहिए। आप गो स्लो ऑन रिफाइंड, सिर्फ एक कल्परेट हम रिफाइंड ऑयल को नहीं बना सकते, ये एक कलेक्टिव चीज़ है जो कि हमें ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम हाई शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट, अगर ये कलेक्टिव चीज़ें हम रेगुलर यूज़ में करते हैं तब वो हमें नुकसान करती है। तो इन शॉर्ट इसके साथ साथ में सबसे ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, यानी कि प्रॉपर उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। yes. और जो मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है यंगस्टर्स में, आई थिंक उसको भी रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। वो एक बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, स्पेंडिंग टाइम ऑन द स्क्रीन, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर्स हो, वीडियो गेम्स हो, इन सब चीज़ों से दूर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़रूरी है कि एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए, नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराई जाए, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आसपास के खतरों के बारे में जागरूक रहें, चाहे वातावरण से जुड़े हों या शारीरिक। सही भोजन का चुनाव करें, अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए खाएं, भलाई के लिए खाएं और तनाव मुक्त रहें। याद रखें, जीवन आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा आप स्वयं से करते हैं। आज के शो में बस इतना ही। हमारे साथ अपने विचार साझा करना न भूलें। नमस्कार।